नमस्कार। अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस साप्ताहिक शो में हम बात करते हैं बीते हुए हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों के बारे में और उस पर विश्लेषण करते हैं खबरों के खिलाड़ी, यानी वो लोग, वो पत्रकार, वो खबर नफीस जो इन खबरों पर न सिर्फ लिखते हैं बल्कि टिप्पणियां भी करते हैं। आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। पूर्णिमा त्रिपाठी जी है। पूर्णिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों पहली बार इस शो में आ रहे हैं, तहे दिल से स्वागत है। अवधेश जी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, इस मोहब्बत को बनाए रखने के लिए। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी प्रणाम, थैंक यू सो मच। नहीं तो बहुत ज़रूरी है आपका घर में होना। और साथ में राज बिहारी जी है। राज बिहारी भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर साहब का इसलिए रहना ज़रूरी है कि अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा यही संभालते हैं और इनसे हमको पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। एक चीज़ तो आप मानेंगे डॉक्टर साहब कि ट्रेंड तो राहुल गांधी कर रहे हैं पिछले 5-6 हफ्ते से। मैं क्या, आप ही मान रहे हैं? बार बार खबरों के खिलाड़ी जो है आप उसी विषय पे कर रहे हैं। आपका ये छठा संस्करण है और छठे संस्करण में भी देखिए अभी आप खबरों के खिलाड़ी जो बातचीत करेंगे वो राहुल गांधी पर होने वाली है आज बातचीत। हम राहुल गांधी को लेके आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सप्ताह की सबसे बड़ी खबर जो रही, क्योंकि राहुल गांधी लगातार खबरों में है, वो कर्नाटक के चुनावों की घोषणा रही। और जब कर्नाटक के चुनाव की घोषणा होती है और कुछ लोगों ने ओपिनियन पोल भी कर दिए हैं। रामकृपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर मैं कर्नाटक से शुरू करूँ। 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, बोम्मई साहब मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले क्या है, कुमार स्वामी साहब भी मुख्यमंत्री रहे कुछ वक्त के लिए, येदियुरप्पा साहब भी रहे। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, क्या बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स कर्नाटक में मुश्किल वाले हैं? क्योंकि ओपिनियन पोल ने यही कहा है, जो मैंने एक दिखा सी वोटर का, वो कांग्रेस को अच्छी खासी लीड दिखा रहा है, सरकार बन रही है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि बीजेपी के लिए मुश्किल है, निश्चित तौर पर, और बीजेपी के लिए भी मुश्किल है, कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कर्नाटक की जनता इतनी परिपक्व है, ये आप 1985 राजीव गांधी ने शपथ ली थी और पूरी कर्नाटक की सारी सीटें उनको मिल गई थी, 400 सीट आई थी। उन्होंने सोचा कि जनता तो मेरे साथ है, वो कर्नाटक विधानसभा को भंग कर दिया। 100 दिन के अंदर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ और उसी वोटर ने अपने लिए रामकृष्ण हेगड़े को चुना, जनता पार्टी को। यह हो चुका है दिल्ली और बिहार में तो मोदी के आने के बाद, जैसा आप कह रहे हैं, बट कर्नाटक में ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए, कर्नाटक की जनता राज्य के लिए बिल्कुल डिफरेंट ढंग से सोचती है और उदाहरण है मेरे सामने। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्रीय जो भी है, मोदी की लोकप्रियता क्या है नहीं है, वो एक अलग की चीज है, बट वो कितना आ पाएगी, बहुत समय हो चुका है। 85 और 2023 में बहुत वक्त जा चुका है। लेकिन निश्चित तौर पर, और कांग्रेस की अगर कोई उम्मीद है तो ये कर्नाटक से ही है उम्मीद। इसके बाद का जो सीन है बहुत बदला हुआ है जी। तो मैं समझता हूं कि आप ये सही कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हैं वहां बचाना। मैं पूर्णिमा जी आपको लेकर आना चाहूंगा इसी सवाल पे। कर्नाटक में क्या हावी होने वाला है? नरेंद्र मोदी का नाम या राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा, या फिर खड़गे साहब, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कन्नड़ है, कर्नाटक से आते हैं, ये तमाम चीजें कांग्रेस के फायदे के लिए हैं। आप कैसे इंटरप्रेट करेंगी कर्नाटक की? नहीं सुमित जी, बिल्कुल कर्नाटक में कांग्रेस का बहुत अच्छा इस बार लग रहा है, तैयारी अच्छी है, कमर कसी हुई है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ऊपर उसमें खड़गे जी का वो होम स्टेट होना और राहुल गांधी का ये जो मामला सारा चल रहा है, ये इम्पैक्ट करेगा, बहुत असर डालेगा। क्योंकि कोलार से ही शुरू हुआ था और कोलार से ही ये सारा कुछ मामला चला और इस हाल में पहुंचा कि उनको अपनी लोकसभा की सीट गंवानी पड़ी। फिर कोलार में ही उन्होंने वो भाषण दिया था, तो इस बार वो कोलार से ही फिर से कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है, अच्छा, कर्नाटक की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत अवेयर लोग हैं वहाँ, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं वहाँ। तो मुझे लगता है कि अभी इस बार वो बहुत सोच विचार के वहाँ वोट पड़ेगा और कांग्रेस के लिए सिचुएशन अच्छी है। प्रियंका गांधी ने भी, आप लोगों ने सुना होगा, कॉल दिया है कि हमें इस राहुल गांधी के जो डिस्क्वालिफिकेशन का जवाब देना है कर्नाटक में जीत के, इलेक्शन जीत के। तो ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है कि वहां पे भी इनफाइटिंग बहुत है और थोड़ा सीएम फेस को लेके वहां पे आपस में खींचतान चल रही है।
तो उसको कांग्रेस कैसे सुधारती है, कैसे संभालती चांसेस है? किसके ज्यादा हैं, शिव कुमार के कि सिद्धरमैया के? मुझे तो दोनों को बराबर बराबर लग रहे हैं कांग्रेस की। लेकिन एक और परंपरा पुरानी है जिसमें वो बहुत माहिर है कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लास्ट मोमेंट में कभी कभी मार लेती है। नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो डाक और हो सकते हैं। एग्जैक्टली उन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा हो जाए, ये भी संभावना है। तो कांग्रेस का इस बार देखने लायक प्रदर्शन होगा, तैयारी कैसी है वो देखने लायक होगी, और कांग्रेस के इस प्रदर्शन से आगे का रास्ता क्या होगा ये भी थोड़ा बहुत हमें समझ में अवधेश जी, आएगा। मैं बीजेपी की रुख आपसे जानना चाहूंगा कर्नाटक को लेकर। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ लिंगायत बीजेपी का कोर वोट बैंक, जिसमें खुद येदियुरप्पा साहब आते हैं, मुंबई साहब भी उसी कम्युनिटी के हैं, और बीजेपी उस कम्युनिटी को अपना मान के चलती है। उस कम्युनिटी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट भी किया हाल ही में, हालांकि मामला कोर्ट में चला गया कुछ खास तबके के लिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये लड़ाई कर्नाटक में लिंगायत वर्सेस वोकालिंगा होने वाली है, या फिर केंद्र की जो योजना है, चाहे वो लाभार्थी की बात हो, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, या राहुल गांधी का सो कॉल्ड ओबीसी का अपमान करने का जो आरोप लगा मोदी वाले मामले पर, वो हो, किस लिहाज से बीजेपी वोट मांगने की कोशिश करेगी? अगर आप बीजेपी का पूछेंगे तो स्वाभाविक है मुझे कांग्रेस और जेडीएस दोनों पर भी बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि तभी वो मैंने मना नहीं प्रोस्पेक्ट किया। होता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पहले तो मैं मेरा पहला मत तो ये है कि अभी कर्नाटक चुनाव की घोषणा हुई है, हम पत्रकार लोग इतना तेज दिमाग चलाते हैं कि हम मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गए और हमने विश्लेषण भी कर दिया कि क्या स्थिति हो गई। अभी कर्नाटक जो है, कर्नाटक के जो कुछ जानकार मेरे लोग हैं उन सबसे बात की, कल भी मैं बैठा था, तो बिल्कुल अभी अस्पष्ट तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मान रही है कि हमको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाई लेकिन दोनों बार बहुमत नहीं मिला, और कर्नाटक की हालत यह है कि पिछले 3 बार से तो किसी को बहुमत आ नहीं रहा है वहाँ। ये हमेशा ध्यान रखिए, पूर्ण बहुमत वहाँ बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा अस्पष्ट है। लेकिन अस्पष्ट क्यों है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध है, या कांग्रेस में इतना होने के बावजूद कांग्रेस के प्रति आकर्षण हो गया है? ये सब कारण नहीं होता है। कर्नाटक की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया कि बीजेपी से बाहर के आए हुए व्यक्ति को उसने वहां मुख्यमंत्री बनाया है। तो लंबे समय जो व्यक्ति संगठन में नहीं रहता है, भले भी आ जाए, उसके साथ कार्यकर्ताओं का, नेताओं का वेवलेंथ उस प्रकार से नहीं मिलता है, और जो उनसे पुराने जुड़े हुए लोग रहते हैं वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सब लाभ उठाते हैं, तो वो एक बीजेपी के सामने वहां एक बड़ी समस्या नीचे से ऊपर तक पैदा हुई। इसीलिए येदियुरप्पा साहब के उम्र के बावजूद उनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां खड़े होकर मंच से उनके जिंदाबाद का नारा लगा है, क्योंकि वो है। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सत्ता हो या पार्टी हो, अगर केंद्र के स्तर पर दुरावस्था का शिकार है, केंद्र दिशाहीन और भ्रमित है, स्पष्ट नहीं है, तो राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। एंटी इनकम बेसी है, चूंकि वहां दूसरा विकल्प नहीं होगा तो वोट तो मिल सकता है, लेकिन वो कांग्रेस वहां बेहतर होगी। इससे ये कल्पना करना मतलब हम लोगों की समझदारी नहीं होगी कि हम मान लें कि वहां का कांग्रेस बेहतर हो जाएगा। हमेशा पार्टियां सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल यूनिट के अनुसार ही उसकी शक्ति बढ़ती और घटती है। स्टेट लेवल के लीडर की भूमिका जो होती, तो वहां स्टेट की जो कांग्रेस है उसमें सिद्धारमैया के जो पुराने सोशलिस्ट हैं, बैकवर्ड है, उनके अपने काम है, लंबे समय आंदोलन का है, वो एक फैक्टर है, और डी शिव कुमार ने भी अपना एक पैसे और बाकी काम की बदौलत बनाया है। तो ये सिचुएशन वहां है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, ये जो अभी भले कोर्ट में चला गया है, लेकिन वहां एक बड़ा मुद्दा था, और इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिला था 4% मुस्लिम आरक्षण, वहां भी था। ये आंध्र में भी मुद्दा था, तेलंगाना, आंध्र में भी करने की कोशिश हुई थी, आपको याद है। तो ये मुद्दा इस समय बीजेपी के, चाहे वो रुक जाए, कुछ हो जाए, तो ये इस समय जो थोड़ा अवधेश भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो सिद्धरमैया शिव कुमार की वजह से करेगी, ये स्टेट यूनिट और के अगर कारण खराब करेगी तो राहुल गांधी की वजह से? नहीं, सुनिए, मतलब दोनों चीजें देखिए। अगर प्रदर्शन खराब का कारण नहीं है, अगर वहां निगेटिविटी कांग्रेस के प्रति है, तो वो सेंटर को लेकर के है, क्योंकि सेंटर लीडरशिप को जिस प्रकार का नेतृत्व कर्नाटक या देश में देना चाहिए, वहां के स्टेट यूनिट को जिस ढंग से बीजेपी सरकार के विरुद्ध मोर्चेबंदी के लिए तैयार करके खड़ा करना चाहिए, अगर वो करने में सेंटर सक्षम नहीं, तो जो कुछ भी कर रहे हो अपनी बदौलत कर रहे हैं ना। तो ये चीजें होती है, ये एकदम से बांट मत दीजिए कि हार जाएंगे जीत जाएंगे। ये बात सही है कि जो पहला चुनाव है राहुल गांधी के डिस्क्वालीफाई होने के बाद, डिस्क्वालीफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने लिखा हुआ अपने ट्विटर हैंडल पर,
क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को विनोद जी? क्या आपको लगता है कि इस पूरे को इनकैश कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, मैं राहुल गांधी पर भी आता हूँ। पहले मैं कर्नाटक के बारे में जो कर्नाटक में बोल रहा हूँ, इनकैश कर हाँ, पाएगी? मतलब थोड़ा सा उसकी देखिए, एक तो तथ्यात्मक रूप से है 2013 में पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को। जैसे स्वदेश जी ने कहा 2-3 चुनाव से नहीं मिला, ऐसा नहीं है। 2013 में जो है पूर्ण बहुमत मिला था चुनाव कांग्रेस पार्टी को। फिर 2018 में हंग असेंबली आई। बीजेपी 2 बार वहाँ सरकार बनाई, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत अभी तक नहीं मिला। 2007 में 8 में उसको जो है 107 सीटें मिली थी और 2018 में 104 सीटें मिली। जहाँ तक कर्नाटक की में एक फैक्टर और जेडीएस, वो भी जो है एक थर्ड प्लेयर है। बिल्कुल। और जेडीएस की परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ नतीजे निर्भर करते हैं कि वो कितना कहाँ उतरता है। और उसका आधार है ओल्ड मैसूर वाला एरिया जो है, वो वोकालिंगा बेल्ट जो है, वो देवगढ़ा का एक बड़ा बेसिन है जिसको कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि देवगौड़ा जी अब कमजोर हो गए हैं, हेल्थ उनकी, एज, अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। देवगौड़ा को आप मान सकते हैं जैसे चौधरी देवीलाल की स्थिति हरियाणा में होती थी, वो देवगौड़ा की कर्नाटक में खासकर उस बेसिन में थी। क्योंकि मैं लगातार कर्नाटक जाता रहा हूँ, कई चुनाव कवर किए मैंने। तो अब देवगौड़ा के बाद कुमार स्वामी ने लीडरशिप ली है, उसको लेके जेडीएस में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अब वो कितना कर पाएंगे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई वहां मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जिस तरह 2013 में वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी तत्कालीन बीजेपी सरकार के ऊपर, तब भी सीन यही था, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। बाद में येदियुरप्पा गिरफ्तार हुए, लोकायुक्त ने उनको लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जेल गए। और फिर बीजेपी ने लीडरशिप बदली, वहां सदानंद गौड़ा को बनाया और उसके बाद फिर सदानंद गौड़ा भी बदले। मतलब वहां जो चुनाव, तो लगभग 2013 जैसी स्थिति इस समय भी वहां दिखाई पड़ रही सरकार को लेकर के। बसवराज बोम्मई की जो पार्टी है, जो लीडरशिप है, वो उस तरह से जैसे एक कॉम्पैक्ट लीडरशिप जो थी, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने दी या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दी, उस तरह की लीडरशिप वहां बोम्मई नहीं दे पा रहे हैं। और वो 40% का मुद्दा, या अभी वेले पकड़ा गया, या पेसीएम पेटीएम, ये सारे मुद्दे वहां चल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कर्नाटक की राजनीति में ये है, जैसे रामगोपाल जी ने कहा कि 1985 में राजीव गांधी की अपार प्रचंड लोकप्रियता के बावजूद वहां पहली सरकार गैर कांग्रेस की बनी, हेगड़े की। तो कर्नाटक हमेशा जो है इस मामले में कई बार और कर्नाटक ही नहीं, जैसे बार बार हम कहते हैं ना कर्नाटक का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है, तो हम कहीं ना कहीं ध्वनि निकलती बाकी राज्यों के मतदाता मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। प्रबुद्ध हर राज्य के मतदाता हैं और वो अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार वोट करते हैं। अगर उनको लगता है डबल इंजन की सरकार ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में डबल इंजन सरकार बनाते हैं। और जहां उनको लगता नहीं राज्य का नेतृत्व, तो राज्य के मुद्दे हैं, हम हिमाचल में या 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो वहां वो ऐसा वोट होता है, या बिहार में। तो कुल मिला के अलग अलग, दिल्ली में, तो दोनों तरह के नतीजे हमारे सामने हैं। राहुल गांधी और खड़गे दोनों का टेस्ट है ये, और स्टेट लीडरशिप का तो है ही। ये कहना कि स्टेट लीडरशिप को मौका नहीं दिया गया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई क्या करे सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की, वहां रोज जाकर के मोर्चा लगाए, लगातार डीके शिवकुमार को अध्यक्ष बनाया गया, डीके शिवकुमार यात्राएं कर रहे हैं, वहां की सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, सिद्धारमैया बोल रहे हैं। 18 दिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में दिए। सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो कर्नाटक को मिला, दोनों को हाथ पकड़ कर उन्होंने दौड़ा दिया सड़क पर, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को। और क्या चाहते हैं? तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक की स्टेट लीडरशिप को यहाँ की पार्टी ने मौका दे दिया। और कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम दल बदल हुआ है। कांग्रेस के एस.एम. कृष्णा को छोड़ करके कोई बड़ा नेता वहां बीजेपी में छोड़ के गया नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। और सिद्धारमैया जो है, ओबीसी लीडरशिप कर्नाटक में देवराज अरस के बाद सिद्धारमैया के पास आई है, और ओबीसी का एक अच्छा खासा, कुल ओबीसी का वोट परसेंटेज जो है करीब 30% की 32% हो जाता है जाकर के। अकेले कुरबा का 8-9% है जिसके लीडर ये हैं। अब वोकालिंगा, लिंगायत और ओबीसी, ये 3 जुड़े, और मुस्लिम 14-15% मुसलमान है और 19.5% दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, कर्नाटक के हैं, कन्नडिगा हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कांग्रेस को एड ऑन कर सकता है अगर कांग्रेस ढंग से अपने कार्ड प्ले करे। 125 विधायक उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए और अभी तक वहां कोई किसी तरह की विद्रोह बगावत की खबर कहीं से नहीं आई। ये भी एक फैक्टर है कम से कम, जो कहते हैं ना जिससे एनालिसिस करने के लिए। राहुल गांधी के प्रकरण का लाभ कर्नाटक में मिल सकता है इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिला, एक इमोशनल कनेक्ट बना राहुल गांधी का, इसीलिए वो कोलार जा रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात नहीं गए, एक मीटिंग करके, हिमाचल नहीं गए, लेकिन कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक में प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फीडबैक मिला है कि वहां उनकी स्थिति अच्छी है। कर्नाटक का नतीजा
अगर कर्नाटक कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस के आगे के चुनाव के लिए उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वो मजबूती से लड़ेगी। अगर कर्नाटक नहीं जीत पाई तो फिर आगे भाग राम मालिक है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो परिस्थितियां कर्नाटक में है वो कांग्रेस के फेवर में हैं, आप जैसे हिमाचल में थी। जी। तो ये मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक जो है कांग्रेस के लिए, खड़गे जी के लिए और राहुल गांधी दोनों के लिए टेस्ट, बीजेपी के लिए भी जितना जरूरी है, लेकिन बीजेपी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक हारने का बीजेपी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, बीजेपी की बात हो रही है कर्नाटक में, क्या येदियुरप्पा जी का जिक्र किया अभी विनोद जी ने, उन पर करप्शन के चार्ज लगे, येदियुरप्पा जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी, पार्टी छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा, तमाम चीजें हैं। क्या बीजेपी को कर्नाटक जीतने के लिए आज भी एक ऐसे 80 साल के बुजुर्ग की आवश्यकता है जो एक तरीके से आरोपों से घिरा रहा हो भ्रष्टाचार में? क्योंकि भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा वहां बना रखा है। अभी विधायक पकड़े गए, उनका बेटा पकड़ा गया, विधायक को हटाया गया, ऑल दोस थिंग हम सबके सामने है। क्या ऐसे में बीजेपी क्या कमजोर नहीं दिखाई दे रही है इस लड़ाई में? नहीं, हम बीजेपी को कमज़ोर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वजह है कि जो लिंगायत समुदाय है उससे आते हैं येदियुरप्पा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव ये कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गई तो बाकी जो 3 राज्य हैं जो जिनके चुनाव होंगे साल के आखिर में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। और 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, जो घट के 2018 में 78 सीट हो गई, और बीजेपी की 2013 में 40 सीट थी जो बढ़कर 104 हो गई। इसका मतलब है कि वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी ठीक है 113 सीट नहीं जीत पाई, लेकिन और वो क्यों नहीं ले पाई, उसकी वजह अंदरूनी जो आप बात कर रहे हैं यही वजह रही है, जो वहाँ की अंदरूनी खींचतान है। पहले येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी, फिर बाद में आए, उसका बीजेपी को फ़ायदा ही मिला, सीटें बढ़ी। देखिए, येदियुरप्पा अभी जो महत्वपूर्ण चुनाव है कर्नाटक में वो ये है कि वहाँ देवेगौड़ा है, उनका भी आखिरी चुनाव है, 90 साल के हो चुके हैं। येदियुरप्पा का भी ये आखिरी नेतागिरी मानी जा रही है, चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाए। सिद्धारमैया का भी ये आखिरी चुनाव है। तो ये ऐसे नेता हैं जिनका इस बार चुनाव में है, अगली बार क्या होगा पता नहीं। लेकिन यह है कि बीजेपी को जो फ़ायदा है, नुकसान है, उसमें सबसे बड़ा बात, जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि बॉम्बे को, या जैसे अवधेश जी ने कहा, ये सही है कि बॉम्बे हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं साबित हो पा रहे हैं। उनके साथ में बड़ी वो समस्या भी है, एक उम्र की समस्या भी है। लेकिन जिस तरह से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबको साध लिया है, वहाँ नहीं साध पा रहे हैं। तो ये जो अंदरूनी खींचतान है कर्नाटक बीजेपी में, और जो बीजेपी के जो और बड़े नेता हैं वहाँ पर, उनके सामने भी समस्या है कि अगला, ये तो बोल दिया है कि ये चुनाव, अगले चुनाव में बॉम्बे नहीं होंगे। बीजेपी इसके बहाने ये बता रही है भाई हम कोई नया चेहरा लाएंगे, इसके बहाने सबको एक बिना चेहरे ही लड़ रही है। उन्होंने कह दिया बॉम्बे के नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो चीज़ें खबरों में आ रही हैं, जैसे अभी ओपिनियन पोल आए हैं, तो बीजेपी को इतना कमज़ोर मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह फैसले किए हैं, खासतौर पे मुस्लिम ओबीसी का कोटा बंद करके और लिंगायत का कोटा बढ़ा दिया, बोकालिंगा का कोटा बढ़ा दिया, और लिंगायत में तो बीजेपी का असर है ही बहुत। अभी तक ज़्यादातर मुख्यमंत्री लिंगायत से ही होते रहे वहाँ पे। तो इसमें अब वहाँ जैसे कह रहे हैं, कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। डीके शिव कुमार चाहते हैं कि उनको चेहरा बना दिया जाए, सिद्धारमैया चाहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है तो मेरे को घोषित कर दिया जाए, और भी कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन दावेदारी दोनों जगह है। लेकिन क्या है कि बीजेपी में सबसे बड़ा फायदा है मोदी के नाम का, मोदी ब्रांड का। अब राहुल गांधी को कह रहे हैं भाई, जो लोग मानते हैं नहीं राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड करके फायदा होगा कांग्रेस का, मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये तो नुकसान कांग्रेस को होना ही है। और अभी बाकी राज्य भी आ रहे हैं, पहले वाले चुनाव भी देखें। एक हिमाचल का जीत एक अलग मुद्दा है। हिमाचल में बीजेपी की अपने कारणों से जो क्योंकि हिमाचल को नड्डा जी पर छोड़ दिया, तो नड्डा जी ऐसी रणनीति नहीं बना पाए कि वो कामयाब हो सके वहाँ पे। दूसरा, वो पुरानी पेंशन स्कीम का भी मसला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन कर्नाटक में क्योंकि अभी अमित शाह पूरी कमान संभाल रहे हैं और मोदी पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि अभी देश में राजीव गांधी अयोग्य सांसद हैं, उससे बहुत, राहुल गांधी अयोग्य सांसद हैं, उससे बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है
जिसका फायदा बीजेपी को हर चुनाव में मिलता आ रहा है। नरेंद्र मोदी ब्रांड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो पूरा देश जानता है, सभी लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल प्रवीण आपसे ऐसा है, जब जिस दिन कर्नाटक के चुनाव की घोषणा हुई, आप क्योंकि डिजिटल पे रहते हैं, देखते रहते हैं, ट्रेंड्स को समझते रहते हैं, क्या बीजेपी के लिए ओपिनियन पोल के अगेंस्ट में आना ये फायदे का सौदा भी हो सकता है? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब चुनाव तारीख घोषणा हुई थी तो बीजेपी को पीछे दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस नंबर 2 पे चली गई। वोट परसेंटेज भले ही कांग्रेस का करीब 1.5-2% ज्यादा रहा, वो 38% पे थे, वो 36% पे थे, पर सीटों का अंतर तो करीब 25-30 सीटों का था। क्या बीजेपी अगले 30-40 दिनों में रिकवर कर सकती है या इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं? सुमित जी, जब भी हम कर्नाटक या किसी राज्य की बात करते हैं तो हम पूरे देश की राजनीति को, कांग्रेस की स्थिति को, बीजेपी की फेस वैल्यू को, केंद्रीय नेतृत्व, ये सब ले आते हैं। कर्नाटक की राजनीति और जो रणनीतिक अभी फैसले चल रहे हैं कांग्रेस के, वो बिल्कुल इतर हैं, उसको समझने जैसे हैं। मैं तो आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा समय जो रहा 15-16 दिन का या शायद 18 दिन का, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, 18 दिन का समय, ये जो है कर्नाटक में दिया गया। ये पहले से तय है कि कांग्रेस वहां पर अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। कांग्रेस जानती है कि उसके पास हिमाचल के बाद में अगर कहीं पर अपने पैर जमाने का, 2024 के पहले खुद को मजबूत खड़ा करने का मौका है तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक के चुनाव को हम ऐसे नहीं देख सकते कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसकी क्या फेस वैल्यू है, सिर्फ राहुल गांधी के दम पर हो जाए। ये तो एडिशनल चीज है कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ चल रहा है उसके बाद आप ये मत भूलिए कि डी शिव कुमार जो है वो अपेक्षाकृत युवा नेता है और उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिला है, बहुत काम किया, तो फिर ऊपर रथ के ऊपर से नोट क्यों उड़ाते दिखाई दे रहे हैं? वो 500 का नोट ऐसे फेंक रहे हैं, वो काम करने तो ये चुनाव आयोग को देखना है। ये जो भी अब देख रहे हैं हम, तो कार्यवाही बड़ी फटाफट हो रही है आजकल तो मानहानि का मामला और नोट उड़ाने का मामला। आयोग चुनाव की तारीख घोषणा करने के पहले उन्होंने कर दिया, अगर 4 घंटे बाद करते तो उल्टा हो जाता। खैर देखिए, ये तो ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये चलिए आपके इस उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि डी शिव कुमार जो है वो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। सिद्धारमैया कह चुके अंतिम चुनाव है, वही भावुक अपील नीतीश कुमार ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है। बिहार के चुनाव के दौरान विनोद जी उन्होंने कहा था कि आखिरी चुनाव है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में मुख्यमंत्री के लिए सेट रहने वाले हैं। खैर सिद्धारमैया जो है वो अपना कैंडिडेचर रखेंगे डेफिनेटली, लेकिन डी शिव कुमार ने वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस को काफी मजबूत करने के प्रयास किए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के मुद्दे ने एक बूस्टर का ही काम किया है यहां पर कर्नाटक में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये कांग्रेस पहले से भी जानती है, सब ना भी हो, कि यहां पर बीजेपी को जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत की तरह या अन्य राज्यों की तरह बीजेपी की स्थिति उतनी आसान सहज कर्नाटक में नहीं होती। दक्षिण में जब बीजेपी को जीत मिली थी पहली बार तो बहुत बड़ी कामयाबी, और ये थी बड़ी कामयाबी, क्योंकि दक्षिण में दूर दूर तक बीजेपी कहीं है नहीं। कर्नाटक को द्वार कहा जा रहा था। अब इसी दरवाजे पर अगर रोक दिया जाए और एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, पूर्ण बहुमत ना मिलना कह लीजिए, जेडीएस कांग्रेस के समीकरण के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती यहां पर पैदा करती हैं। निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी वाला जो मसला मिल रहा है जमीन पर, इससे कुछ और फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। रामकृपाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है राहुल गांधी का, ये क्या कांग्रेस आज करीब 8-9 दिन हो गए, पिछले शुक्रवार को डिस्क्वालीफाई हुए थे, आज हम अगले शुक्रवार को बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 8-9 दिनों में कांग्रेस पार्टी अपील में नहीं गई, किसी कोर्ट में नहीं गई, कहीं से उनके लिए रियायत लेके नहीं आई। क्या ये स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी जेल जाएं, विक्टिम रहें और चुनावों में फायदा हो? आने वाले वक्त में कर्नाटक में चुनाव है। सुमित जी, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है स्ट्रेटेजी का। ये देश आजाद हुआ सन 52 से लेकर के सन 67 तक तो कम से कम क्लियर कट, यानी कांग्रेस ही थी। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कभी भी स्ट्रेटजी के बिना रणनीति बनाए चुनाव में जाती है, लेकिन सच्चाई देखिए ये है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की आज की जो हालत हुई है इतने सालों में, उसमें आप देखिए, कश्मीर से उठाई आप, कश्मीर में अगर कांग्रेस बाहर हुई है तो क्षेत्रीय पार्टियों ने बाहर किया। बंगाल से अगर कांग्रेस बाहर हुई है तो उसको बाहर किया सीपीएम और टीएमसी ने। बिहार से अगर वो बाहर हुई तो उसको कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने। उड़ीसा से अगर गई तो बीजू पटनायक,
नवीन पटनायक इन लोगों ने बाहर किया। मैं कर्नाटक पर बाद में आता हूं। उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस को किसी ने बाहर किया तो वो किया चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, काशीराम ने। अब आप देखते जाइए, आंध्रा से बीजेपी ने बाहर नहीं किया, आंध्रा और तेलंगाना दोनों कर लीजिए तो क्षेत्रीय पार्टियों ने बाहर किया। आप नीचे चले जाइए साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी डीएमके और एडीएमके है। केवल मध्य भारत के 4 राज्य यूं समझ लीजिए एक आध पहाड़ के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां अगर कांग्रेस जिंदा है तो इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, सिर्फ बीजेपी है। कभी वो कभी वो। कहने का अर्थ है कि कांग्रेस की ताकत जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों ने छीना है, और बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों से, अगर वो 38% ओबीसी आज बीजेपी के साथ है, ओवरऑल एक मान रहा हूं, किसी स्टेट में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, ये 38% जो ओबीसी आज बीजेपी के साथ है, जो 2012 में रहा, 14 में रहा, 17 में रहा, 19 में रहा, सॉरी 12 नहीं कहता हूं मैं, 14, 17, 19, 22, हर 2 साल के बाद, मतलब उत्तर प्रदेश को अगर आप ये मान लीजिए और बाकी, तो वो होता है। तो देखिए मैं जो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय, अभी देखिए कर्नाटक में भी जो है वो कांग्रेस को ये भी आ जाए, या राजस्थान का देख लीजिए, लेकिन जब केंद्रीय चुनाव होते हैं तो सारी की सारी सीटें उनको दे देती हैं। दिल्ली में केजरीवाल हैं, सारी सीटें उनको मिल जाती हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं कांग्रेस, तो आपको अपनी खोई हुई ताकत क्षेत्रीय दलों से बिना लड़े आप नहीं पा सकते हैं। दिक्कत कसमकस क्या है कि जब कांग्रेस 100 से ऊपर, यानी 150, 142, 2004 में जिसको सोनिया गांधी कहती हैं, हमने दिखा दिया था, केवल 142 सीट थी, क्योंकि एक लेफ्ट की बहुत बड़ी गठरी मिल गई थी। आंध्र तेलंगाना साथ देता था, आज लेफ्ट खत्म है, आंध्र तेलंगाना नहीं है। अपने बूते अगर आप 150 नहीं लाते हैं तो आप छतरी नहीं बन सकते हैं, और नतीजा क्या होगा कि क्षेत्रीय दल कहते हैं कि हमारी छतरी के नीचे आइए। तो पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस को मैं कह रहा हूं कि भले कल को कर्नाटक जीत जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं कर्नाटक इसलिए कह रहा हूं, कर्नाटक में बिल्कुल सही कहा हमारे अवधेश जी ने और अभी हमारे मित्रों ने कि कर्नाटक उसके लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है। निश्चित तौर पर हो सकता है कर्नाटक जीत भी जाए, लेकिन मैं जो एक राहुल गांधी का एक जो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में बनने का है, राहुल गांधी पॉपुलर हो सकते हैं, सिंपैथी ले सकते हैं, लेकिन वो सिंपैथी वोट में बदलेगी क्या? मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, देखिए डिसेंट जो है वो रिबेलियन नहीं होता, और जब तक डिसेंट रिबेलियन नहीं होगा तब तक जनता गाली देने के बाद भी वोट उसी पार्टी को देती है। नाराजगी अपनी जगह है, बाप से नाराज होकर बेटा घर से भाग जाता है, तो ये जो आपको दिखाई देता है जमीन पर कि बहुत नाराज हैं, ठीक नहीं है सब कुछ, जब वोट की बात आती है तो वो होता है। दूसरा क्या सवाल आपने किया था? जो सिंपल सा सवाल था कि क्या जानबूझ के अपील में नहीं गए अभी तक? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, बस उसी बात पर आ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि सन 52 से लेकर के सन 52 तो छोड़ दीजिए, कम से कम 84 के बाद की जो कांग्रेस की रणनीति रही है, 86 के बाद, शाहबानों के बाद से, मैं समझता हूं कि वो सारी रणनीति गलत रही है, जिसके चलते कांग्रेस 400 से आज 44 पहुंची है। जी। अब ये रणनीति वो क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मैं एक और बात कह के करूंगा। जो लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक ऑर्डिनेंस आया था मनमोहन सिंह ने, उसमें सिर्फ यही बात थी कि 2 साल की सजा होने पर भी सदस्यता अपने आप नहीं खत्म होगी। 3 महीने जो भी है यही था ना, मतलब बेसिकली इसको 5 साल करने की बात। हाँ 2 साल से 5 साल करने की बात। देखिए 2 साल से वही मैं कह रहा हूं कि वो ये था कि 2 साल की सदस्यता खत्म होने पर उसमें यह था कि ऑटोमेटिक नहीं जाएगी जब तक कि फाइनल जाकर के नहीं होता। आपने उसको फाड़ के फेंक दिया, यानी उस कानून की जिसमें बदलाव होने जा रहा था, आपने प्राण रक्षा की। एक बात जी, वही कानून, राहुल गांधी सांसद हैं, कानून सांसद बनाता है। मैं खुद इस तरह के केस में माफी मांग चुका हूं, और मुझे अदालत ने कहा साफ साफ, जज ने, जुवेनाइल कोर्ट के जज ने, कि एक बार आप माफी मांगने का मतलब है दोबारा अगर आपसे गलती होगी तो अदालत माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि लीगल टर्म में माना जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर। मेरे साथ खुद हुआ है ये। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछता हूं,
कानून बनाने वाला, कानून का जानकार अगर कानून तोड़ता है, मैक्सिमम पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा तो एक सब्जी विक्रेता को मिलेगा। जो कानून नहीं बना रहा है, मैं ये शब्द का प्रयोग मैं कह रहा हूँ लीगल टर्मिनोलॉजी में है। मैं दूसरी बात पर सुन लेते हैं अवधेश भाई, ऐसी बात मेरा केवल एक सिंपल है कि अगर कोई भी कानून है उसमें एक मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो मैक्सिमम पनिशमेंट अगर कानून बनाना वाले को नहीं मिलेगा, कानून जानकारी रखने वाले को नहीं मिलेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी को मिलेगा। सवाल ये पूछ रहा हूं कि अपील में क्यों नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी? क्या ये स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी को जेल भेजने की? क्या राहुल गांधी 2 साल जेल और 6 साल डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, 8 साल तक भारतीय राजनीति से गायब रहेंगे? इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अपोजिशन के लिए कि जो राहुल गांधी सो कॉल्ड बीजेपी का स्टार कैंपेनर है वो 8 साल तक भारतीय चुनावी राजनीति से दूर रहेगा, तो विपक्ष को मौका है इकट्ठा होकर लामबंद होकर मोदी को चुनौती देने का? देखिए, दोनों चीजें हैं। स्ट्रैटेजी है कि नहीं ये तो उनके खुद के नेता बताएंगे, लेकिन अगर हम एज आउटसाइडर देखें तो मुझे लगता है भाई उनके पास वकीलों की कमी नहीं है। और ये आर्ग्यूमेंट कि हमें गुजराती में वो जजमेंट आया तो कॉपी नहीं मिली, ट्रांसलेटेड कॉपी, वो भी बकवास लगती है। तो अभी तक अपील नहीं करने का मतलब क्या है? ये हमें लगता है कि इसके पीछे जानबूझ के कोई सोचा समझा उनका अपना इशारा कर रहे हैं वो, कि 30 दिन का समय है। उनको शायद ये कॉन्फिडेंस हो कि स्टे मिल जाएगा, शायद ये कॉन्फिडेंस हो कि जिन सर्कमस्टांसेस में ये जजमेंट आया, नहीं तो 30 दिन का समय है, वो अगर 29वें दिन भी जाते हैं तो शायद उनको ये कॉन्फिडेंस हो। दूसरा, मुझे ये वाकई में लग रहा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा अगर ये जेल चले जाते हैं और 8 साल के लिए बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी का कोई बहुत यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑपोजिशन पार्टीज में नहीं है। कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी उनको भाई सपोर्ट में खड़ा होना अभी अलग बात है, उनको अपना नेता मान लेना बहुत बड़ी बात है। और कौन सी ऑपोजिशन पार्टी है जो आज की डेट में खुल के कह रही है कि हम राहुल गांधी को अपना नेता, सर्वमान्य नेता मानते हैं, कि अगर हम बीजेपी को हराते हैं तो ये हमारे नेता होंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जरूर हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि ऑपोजिशन एक साथ कम से कम किसी मुद्दे पर तो सही आया तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम उसको भी मान सकते हैं। कांग्रेस के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हैं, मुझे पता है। सिर्फ कर्नाटक में बाई चांस वो जीत भी जाए तो ये सोच के खुश हो जाए कि अब हम 24 में सरकार बना रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप कह रही है कि कर्नाटक अगर कांग्रेस जीत भी जाए अवधेश भाई, तो भी कांग्रेस जीतेगी अगले 3 चुनाव विधानसभा के या 24 जीतेगी, ये मंसूबे नहीं पालने चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ, ये मंसूबे वो नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि आगे वो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ कैसा तालमेल रखते हैं इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऑपोजिशन का यूनिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा है, थोड़ी देर माइक रखिएगा। पिछली बार तो हमने मेरे सवाल से जो पूछा उसका उत्तर आया नहीं था। हाँ। तो थोड़ा, क्योंकि कई बातें आ गई है, क्योंकि हमारे 3 मित्र, विनोद जी तो हमारे बड़े भाई भी हैं, और जितने मतलब उत्साहित तरीके से प्रवीण तिवारी ने कांग्रेस और उसका बताया, अभी इन्होंने राहुल गांधी को बढ़ रहा है, इन लोगों ने विश्लेषण किया। इसका दूसरा पक्ष पहले देखिए। पहले तो ये बात सही है कि इन्होंने मेरे को करेक्ट किया है। मुझे बीजेपी को बहुमत के बजाय मुझे कहा जाए 3 बार नहीं मिला, मैं उसके लिए आभारी हूं आपका, और वो आपने सुधार दिया है। अब दूसरी बात पर आइए। दोनों एक दूसरे से, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इसी सवाल में निहित है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को वाकई समर्थन मिलेगा। देखिए, गलत रणनीति या नकारात्मक रणनीति या छल प्रपंच की राजनीति से आप समर्थन नहीं ले सकते हैं। इन्होंने कहा ना, अभी इन्होंने माफी मांगा था, हम लोग क्रिमिनल केस भुगते हुए अपने जीवन में आंदोलनों के कारण, और बजाबता सामने वाले को पकड़ के एफिडेविट करके समझौता करके निकलते थे। क्रिमिनल केस का पहला नियम है कि उसको छोटा मत मानिए, छोटा बड़ा हो, आप कोर्ट में लड़िए। कांग्रेस ने उसको लड़ा ही नहीं उस तरीके से, और लड़ा नहीं है। दूसरा, जिस दिन फैसला आ गया, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया ना अवधेश भाई। नहीं, सुनिए, मोदी के नाम मैं आ रहा हूं उसी पर। 3 मोदी, जो 2 मोदी भाग के चले गए हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उसी पर नहीं इंटरव्यून नहीं आपने बोला है, मैं आराम से इंटरव्यून करिएगा, पूरी बात सुनेंगे तब इंटरव्यून करिएगा तो आपको आएगा, इसलिए मैं किसी पर नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि वो जो आप कह रहे हैं उस पर मैं आ ही रहा था। हाँ। उस समय कांग्रेस की रणनीति ये नहीं थी, उन्होंने, क्योंकि हमारे देश में नॉर्मली
जो डिफेमेशन के केस को कोई सीरियस लेता नहीं है। वो तो पहली बार जब नितिन गडकरी, अरुण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ जरा सीना ताना और कोर्ट ने 4-5 बार वार्न दिया तो इनको लगा कि भाई सीरियस नहीं होंगे, तो फिर आशुतोष जी को सबको पकड़ के इन लोगों ने क्षमा मांग के, और केजरीवाल ने बयान दिया कि मैं आया हूं काम करने की, मैं केस लड़ता रहूं। तो वो बुद्धिमता किया था, न तो केजरीवाल की दशा भी यही हो सकती थी। राहुल गांधी देखिए पहली बार तो उस केस को ठीक से लड़े नहीं, या वकीलों ने नहीं लड़ा, क्योंकि यह केस ऐसा नहीं था जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का मिल जाए। मैक्सिमम है ना 2 साल। 2 साल का मतलब यह हुआ कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि मैं चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं हूं, डिफेम हो गया हूं। तो लेकिन कोर्ट की मेंटेलिटी है, कोर्ट ने इसको माना, कहा कि आपको पहले भी सुप्रीम कोर्ट वार्न कर चुका था, आप नहीं माने। दूसरी बात, जब वो फैसला आया ना, फैसले के 12 घंटे के अंदर उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले को स्टे करिए, नहीं तो मेरी सदस्यता जा सकती है, पहली जरूरत थी अपील करने की। इतने वकील है, नहीं जा रहे थे। या तो आप जान, सब किसको नहीं मालूम था कि फैसले के क्षण से मेंबरशिप चली जानी है उसके अनुसार। अब जो धारा 8(4) हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट के तहत से, लेकिन नहीं गए आप उसके बाद। तो रणनीति है वही कह रहा हूं ना, विक्टिम बनना, तो वही तो मैं कह रहा हूं, विक्टिम बनना चाह रहे। तीसरे बात कि अभी अगर आ गया है, फैसला चला भी गया है, हालांकि ये तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि अभी हमारे पास 6 महीने समय है, तो तीसरा अवसर यह था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से 2 अपील लेके जाने का एक साथ, कि चुनाव आयोग को कहा जाए, चूंकि कांग्रेस के हम बड़े नेता हैं, हम पार्टी को लीड करते हैं, चुनाव आयोग को कहा जाए कि जब तक अगला कोर्ट फैसला नहीं देता है वहां चुनाव की घोषणा न कराए, और अगले कोर्ट को कहा जाए कि टाइम बाउंड हमको वो जो है वो एक टाइम पर वो फैसला दे दिए। तीनों काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि देश की जनता इतनी नासमझ है कि वो नहीं जानती होगी कि फैसला आया है उसका कारण क्या है, और जो कुछ भी ये स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं उसका कारण क्या है, और विपक्ष जो अभी साथ में खड़ा है उसको ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस समय तात्कालिक सहानुभूति अवश्य मिलती है, लेकिन ऐसे छल प्रपंच की राजनीति जानबूझ के, जिसमें आपको लाभ मिल सकता है, लाभ न उठाना, इसको देश लंबे समय तक स्वीकार नहीं करे। लेकिन एक मिनट नहीं, मैं जानता था आएगा, सब लोग कई बात बोले, अभी सुनते रुकिए ना, अभी तो अभी रुकिए, अभी तो सूरज, दूसरी बात अभी तो शुरू हुआ है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसलिए राहुल गांधी की ये जो सहानुभूति है, मैं आपको एक पत्रकार होने के नाते और जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि विपक्ष भी कुछ समय बाद धीरे धीरे राहुल गांधी से अलग हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये नहीं कर रहे हैं इसके लिए। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं, मैं आगे इसी पे आगे बढ़ लूं। ना कर्नाटक पर तो है ना। देखिए कर्नाटक वाला जो आपने पहला सवाल आपने इंटरेस्टिंग बात की थी, छूट जाएगी तो कर्नाटक नहीं आएगा, कर्नाटक और इंटरेस्टिंग है। हाँ। देखिए कर्नाटक जो है 2013 में जो बीजेपी हारी थी वो केवल एक कारण से हारी थी, क्या? येदुरप्पा बाहर थे, और येदुरप्पा ने इतनी सीटें लड़ाई है, जितने वोट परसेंटेज उसने काटा और हराया है, उससे बीजेपी हार गई है। बीजेपी वहां एक स्ट्रांग पावर हो चुकी है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वहां एक मेजर फोर्स है। मेरा यही सवाल आपसे है, येदुरप्पा के नाम से ही बीजेपी जीत सकती है क्या? 2013 में येदुरप्पा नहीं रहे, बीजेपी हार गई। 18 में येदुरप्पा आया तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट बनी। सुनिए, वो येदुरप्पा जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, वो बीजेपी जो करप्शन से लड़ने की बात करती है, वो बीजेपी आज येदुरप्पा को सबसे बड़ा चेहरा बना रही है। क्या बीजेपी मतलब येदुरप्पा है कर्नाटक में? देखिए इस समय बीजेपी मतलब येदुरप्पा 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि येदुरप्पा विहीन बीजेपी कर्नाटक में अभी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये बिल्कुल मतलब बीजेपी ने कोई लीडरशिप तैयार किया। अनंत कुमार के जाने के बाद कुछ भी नहीं है। सुनिए बीजेपी पर जब डिबेट करेंगे तो आगे करेंगे कि बीजेपी की सेकंड रैंक की लीडरशिप वाकई है कि नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नेता है, जोशी जी हैं, बीएल संतोष है, अरे भाई इतने नेता है कर्नाटक से बीजेपी के, सदानंद गौड़ा है। हाँ कहाँ है सब लोग? आप ये बताइए येदुरप्पा, अरे भाई सुनिए येदुरप्पा नहीं मैं और भी 10 नाम ले सकता हूँ। हाँ। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन ये सब नाम जो आप ले रहे हैं, अरे सर ऐसा है, आप पुराने जानकार हैं, सब लोग जानते हैं। कल्याण सिंह के हटने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या दशा हुई? तो अगर उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह और येदुरप्पा जो है कर्नाटक, दोनों को समतुल्य मानिए, दक्षिणावर्त को उसने खोला था। तो एक तो यह हुआ कि उसको कांग्रेस अभी तक ना, बीजेपी अभी तक वहां एक लीडर नहीं खड़ा कर पाई जो
येदियुरप्पा को समझा के अपना गार्जियन जैसे इन्होंने मार्गदर्शक बनाया कर सके। जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं हाँ। कि देखिए इस समय जो कर्नाटक का जो वातावरण है उसको केवल ये मत जोड़िए कि हाँ उनकी मूल वहां का वातावरण ये है कि वहां पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं, एक वातावरण है वहां, और लोगों का की मांग थी उसके दबाव में 4% हटाया गया है। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर वहां एक बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी एक मेजर फोर्सेस है और इतने के बावजूद इसकी काट किसी पार्टी के पास वहां नहीं है। तो जिस ढंग से ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुसलमान आरक्षण वापस लाएंगे, ये बूम रेंज भी हो सकता है वहां। ठीक है। अगर 12% मुस्लिम एक साथ जाएंगे तटीय इलाके में तो बीजेपी को लाभ करेगा। इन्होंने कहा कि छल प्रपंच छल की प्रपंच की राजनीति और में दूसरा उन्होंने कहा कि कायदे से नहीं लड़े चुनाव। जिस सर्कमस्टेंसेस में ये केस का वर्डिक्ट आया है, अगर सब लोग भूले नहीं हो तो वो 1 साल तक स्टे जो कंप्लेनेंट थे खुद ही लेके उन्होंने रखा हुआ था, और जब जज का तबादला हो गया, पहले की 1 साल तक फैसला मत और सुनाइए। जब उन्होंने स्टे वापस किया, जज का तबादला हो गया, नए जज आए और विद इन अ वीक ये आ गया। किसी केस का जल्दी फैसला हो जाए तो गलत है। नहीं तो आप बाद में ऐड कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आपने कोई बोला केस ना कि लंबा खींचे बहुत नहीं अच्छा तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अवधेश भाई 1 साल तक पूर्णेश मोदी क्यों गए कोर्ट में? क्यों गए वो? नहीं वो अभी फैसला मत ऐसा है। सुनाइए। सुनिए ये आरोप लग रहा है कि वो जज बदलवाना चाहते थे। इसका जब जज बदला, जज अपनी नहीं, पसंद ये का आ गया, हफ्ते के अंदर ये 1 हफ्ते में ऐसा- फैसला आ ऐसा गया। यही है। तो कांग्रेस वो पार्टी कोई भी अर्थ लगाइए, उसका उत्तर देने के लिए पूर्णेश ने क्यों किया? नहीं, इसका नहीं। मेरा उत्तर इतना ही है कि देखिए उस केस को नहीं अरे भैया उस केस को बीजेपी छोड़ना चाहती थी, इतना ही था उसमें। लेकिन जब इसने जो है आप हमारे पिताजी को गाली देना शुरू करेंगे, देखिए ऐसा है तो लोगों को लगे चले केस तो है ही है, ये भाई चलो जाओ तुम अपना केस में किसके चले पिताजी जाओ। को गाली दी? अरे भाई हमारे नेता को, किसी के लीडर को आप दिन रात खड़ा होकर कहोगे कि ये चोर है तो किसी 2 साल से कार्यकर्ता कहते को आ रहे, लगेगा। 14 से कहते आ ये रहे। बहुत ऐसा ये है। अचानक अभी अरे क्या भाई हुआ सुनिए, आखिरी सुनिए, मौके पे? किसी को अखरता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल गांधी को भी आप उल्टा करेंगे भैया उनके 1 साल कार्यकर्ता- पहले कोर्ट में जाके ये कहना कि अभी फैसला ना और ठीक सुनाइए, है, हाँ। तो आप केस वापस भी ले सकते सकते थे। हैं। आप इंतजार कर रहे थे कि 24 के आसपास नहीं, आएंगे, नहीं, तब हम कर रहा जाएंगे। होगा, उससे मुझे ये भी कोई तो मतलब वो भी तो लेकिन बीजेपी इस के समय विधायक है ना, पुण्य मोदी। लेकिन इस समय राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं, जो उनको और पार्टी को साथ साथ फांसी चढ़ाने पर लगे हुए हैं, उन लोगों ने जो उनको कचरा दिया कि भैया अडानी पर तो तुम देश में लोकप्रिय हो जाओगे और ये मैटर दो जाके बोलो। उन्होंने नाम ले लेके एक सीनियर नेता उस ढंग से बोलता है तो उसको भी गुस्सा आया, कोर्ट में पूर्णिमा जी चला को गया। सुन लेते, फिर आता हूं। हमने सबने सुना है। उन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ये नीरव मोदी, ललित मोदी, ये क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि इनके सारे के नाम मोदी हैं, कॉमन सरनेम मोदी है, तो सारे मोदी चोर हैं, ये तो कहानी। मैंने कहा कि वो 2 साल का नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं कि इससे मोदी समाज का अपमान हो गया, भाई मोदी समाज का अपमान करके उन्होंने कहाँ बोला? और छल प्रपंच उसमें कहाँ आया? उन्होंने बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी स्पेसिफिकली। दूसरा कोलार में बोला, ज्यूरिसडिक्शन अलग हो गया उस केस का, तो ज्यूरिसडिक्शन अलग होने से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, वो भी नहीं हुई। मतलब जो बेसिक लीगल प्रोसीजर था वो इस केस में नहीं अपनाया गया और आनन फानन में इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी गई। तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी ना। कहा जाए कि बड़े कोर्ट से मामला आया है, लेकिन ये कोर्ट से मामला किस स्ट्रैटेजी के तहत आया है, हमें तो वही देखना है। नहीं देखिए ऐसा है, आपको कैसे मालूम? हम देखिए ऐसा है कि हम किसी भी हम अदालत पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात है, राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे? अब राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब सावरकर के मसले पे शरद पवार के समझाने पे राहुल गांधी पीछे हट गए। अब थोड़ी देर में राहुल गांधी बोलेंगे सावरकर महान थे। तो यहाँ अगर माफी मांग लेते तो क्या होता? लेकिन माफी मांगना ना मांगना उनकी अपनी रणनीति रही होगी, या उनके सलाहकार चाहते होंगे। अब जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी चाह रहे थे कांग्रेस आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाए, महात्मा गांधी के परपोते बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। शायद उसी बात पे महात्मा गांधी के परपोते विचार होंगे कांग्रेस ख़त्म हो जाए। अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो राजनीतिक कैरियर भी ख़त्म होगा। ये 8 साल तो बहुत होते हैं, यहाँ तो 1 साल में ही राजनीति खत्म हो जाती है लोगों की। तो राहुल गांधी की जो भी रणनीति हो, उसके सलाहकारों की जो भी रणनीति हो, वो इस समय ये दिखाई देती है कि बहुत कारगर रणनीति नहीं चल रहे। पवन खेड़ा के मामले में, छोटे से मामले में आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाते हैं, उसको राहत भी दिला के लाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो आपका जिसको आप पूरे नेता मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसके लिए आपने तो
कोई कार्रवाई भी नहीं की, ना कोई समझाने वाला है। तभी तो लगता है कि रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, अगर रणनीति है तो कैसी रणनीति है? डुबाने वाली ये तो ऐसा लगता है कि डुबाने वाली वो रणनीति है। कांग्रेस भी स्वाहा हो जाए, क्योंकि जैसे ही विपक्षी एकजुटता की बात होती है, सबसे पहले कांग्रेस सबसे बयान आता था कि राहुल गांधी हमारा नेता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। सारे विपक्षी दल पीछे हट जाते थे। अब जब राहुल गांधी दावेदारी में नहीं है तो और लोगों की भी दावेदारी बढ़ रही है। कई नेता दावेदार होने प्रधानमंत्री। क्या कांग्रेस अपना नेता ना होने पे दूसरे दलों को समर्थन देगी? नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस की अपनी रणनीति है। कांग्रेस अगर विपक्षी एकजुटता चाहती है तो किसी ऐसे नेता को समर्थन दे दे, नीतीश कुमार को समर्थन दे दे, ममता बनर्जी को समर्थन दे दे, जो कांग्रेस से ही निकल के गई है। हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी तो है नहीं अब रेस में। प्रवीण, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसी बात को लेके, अब राहुल गांधी के पास पटना से भी समन आ गया है। 12 अप्रैल को राहुल गांधी को सुशील मोदी ने जो मामला दायर किया है, मोदी सरनेम वाला, उस पर उनकी पेशी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी को ऐसे जिंदा रखकर बीजेपी को क्या हो रहा है? क्यों बीजेपी को राहुल गांधी को जिंदा रखना चाहती है सियासी तौर पर? मतलब वो तो लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। अवधेश जी ने बहुत दिलचस्प मोड़ पर लेकर आया। वो उनकी ऊर्जा जो है वो चर्चा को थोड़ा सा तेज कर देती है। काबिले तारीफ तो है ही खैर उनका बोलना। लेकिन जो छल प्रपंच की बात हो रही थी और जो आप कह रहे हैं वो तो ममता बनर्जी उसका जवाब दे चुकी हैं कि मोदी जी की टीआरपी जो है राहुल गांधी। थोड़े दिन पहले जब तक ये मामला नहीं आया था और टीएमसी खुलकर खिलाफ थी, तब टीएमसी का रुख ये बहुत स्पष्ट था और बड़े अच्छे से उन्होंने कह दिया था कि भाई टीआरपी जो है अब राहुल गांधी का जब लगा कि भाई ये तो एक तो सांसद नहीं रहे, चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, अगला अब विपक्षी एकता के लिए, एकजुटता के लिए मंच बन सकता है, कांग्रेस 2 कदम आगे आए और बहुत सारे लोग ये सलाह मजिए, लंबा विमर्श हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी के बीजेपी क्यों जिंदा रखना चाह रही है राहुल गांधी को सियासी तौर पर? सिंपल सा सवाल। उसकी वजह है पुराना, जो राहुल गांधी खुद जवाब दे चुके हैं कि एक पूरी मशीनरी और करोड़ों रुपया काम कर रहा था, उनकी एक इमेज बनाई गई है। और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जिसके पास डिग्रियां हैं उसको पप्पू पप्पू कहा जाता है। ये जो पप्पू या कम समझ वाली अपरिपक्वता की छवि बनाई गई, उस छवि को आज भी बीजेपी को लगता है कि अभी उसमें बचा है मामला और उसको एनकैश किया जा सकता है। लेकिन एक छल प्रपंच वाली बात पर मैं भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, विनोद जी फिर उस पर आगे बात बोलेंगे। आप जो लोकसभा के अब तो पूर्व महासचिव हैं, आचार्य साहब का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 30 दिन के लिए सस्पेंडेड सजा में इतनी आनन फानन में सांसदी कैसे चली गई, ये गलत है। अब वो लोकसभा की कार्यवाही हमसे आपसे बेहतर जानते होंगे, उनको पता है, वो करते रहे। तो उनका ये कहना था कि ये गलत हुआ। अब मैं ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि कानूनी कार्यवाही जल्दी हो रही है, कौन वो भर रहा है, वहां पर शिकायत दर्ज कर रहा है, किस पर बोला गया है, लोकसभा में आनन फानन में कार्यवाही हो रही है, बंगला क्यों इतनी जल्दीबाजी हो रही है कि खाली करने, ये सब दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है और दोनों तरफ से होती है। राजनीति का मतलब, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि राजनीति का मतलब ही छल प्रपंच है, लेकिन फिर भी इसमें अपनी अपनी टैक्टिक्स, अपनी अपनी रणनीतियों पर सब काम करते हैं और वो चल रहा है। कानून ने अपना काम किया, कानून से सजा होने के बाद जो कुछ हो रहा है वो राजनीति है और उसमें दोनों आगे बढ़ चढ़ कर राजनीति पार्टी 15 अगर मान लीजिए उसी दिन ना करके अगर अध्यक्ष 15 दिन बाद ही कर देते या उनका बंगला खड़ा नहीं करने का 10 दिन बाद नोटिस जाता, उससे अंतर क्या आता? मौलिक कोई अंतर नहीं आता, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? सवाल तो यही है। एक गलत जो आप कह रहे हैं, देखिए सॉरी मैं 1 मिनट, देखिए सुमित जी, पहली बात तो हमें माने कि अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। उस कानून में है कि जैसे ही सजा का घोषणा होगी सदस्यता अपने आप चली जाती है। पार्लियामेंट सिर्फ उसको सूचित करने का काम कर रही है, पार्लियामेंट का कोई फैसला नहीं है। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट नहीं करती, सपोज कर लीजिए 34 लोगों की सदस्यता गई हुई है, ये पहला उदाहरण नहीं है। सदस्यता ऑटोमेटिक जैसे ही ये जजमेंट आया इप्सो फैक्टो वो चली गई। लोकसभा इस कानून के तहत इसको जारी करने के लिए बाध्य है। आप वो कह सकते हैं कि उस दिन नहीं चल रही हो, अगले दिन चल रही हो, बट वो सिर्फ सूचित करेगी कि ये कानून के तहत ये सदस्यता चली गई है।
रेस्ट मकान का क्या है वो मैं नहीं जानता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन रामगोपाल सर, जो हाँ। दूसरा मामला है जुड़ा हुआ एनसीपी के सांसद का हाँ, मोहम्मद फैजल का, हाँ वो स्टे लेके आ गए अपने फैसले के खिलाफ हाँ, तो- जनवरी में। नहीं 2 वही है। महीने से उनकी पिटीशन पड़ी हुई है लोकसभा सेक्रेटरीट में हाँ कि मेरी सदस्यता नहीं। बहाल की जाए। 2-2.25 महीने में रिमाइंडर डाले गए, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने कोई कॉल नहीं लिया। नहीं मैं तो जब सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला हियरिंग में आया तो तुरंत उनको रिइंस्टेट कर हाँ दिया नहीं मैं ऐसे सांसद। तो मैं- वो भी तो इसीलिए देखिए, सवाल खड़े होते मैं हैं कि जब निकालना था तो आप तेज हो बिल्कुल गए, नहीं। आपके विरोधी को बहाल करना है, आप आप slow हो देखिए, गए। आप तो एक बात बता दूं, कोई अगर यह अपेक्षा रखता है कि बीजेपी में सब बड़े धुले धुले लोग हैं और कांग्रेस में है, राजनीति में जो है जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपना वो चलेगा। राजनीति मैं- निकलता है। मैं सभी लोग कह रहे हैं, देखिए ये दिक्कत क्या होती है कि जहां कानून न आपका साथ दे वहां आप नैतिकता की बात करो, और जहां नैतिकता आपका साथ न दे वहां कानून की बात करो। दिक्कत है ये सभी करते हैं। कि पॉलिटिशियन से ये तमाम चीजें देश की जनता भी सीखती जा रही है। आपका कमेंट जरूर जानना चाहूंगा। जो बात अवधेश जी ने कही वही उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति है या ये छल प्रपंच का स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी के लिए हमको रिलीफ नहीं लेना है, इसी तरीके से खेल के रखना है, बीजेपी को डिलेमा में रखना है कि ये क्या करने वाले? देखिए, राजनीति में 3-4 स्कूल हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक शुक्र नीति का स्कूल है जो कृष्ण भी जिसके चैंपियन हैं, चाणक्य का स्कूल है, मैकियावेली का स्कूल है, और ये तीनों स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं कि छल प्रपंच राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। चूंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये छल प्रपंच, और जो रामगोपाल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई दूध का धुआं नहीं, जिसको जहां मौका मिलता है वो दांव लगाता है। ये राजनीति, और ये आदिकाल से है, ये आज से नहीं है। हम बार बार आज की राजनीति को दोष दें, हाँ कम ज्यादा होता रहता है, थोड़ा बहुत लिहाज, नाटक, थोड़ा पर्दा नशीनी। दूसरी बात ये है कि जो जजमेंट है लुईस थॉमस वाला, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट का ही कि ऑटोमेटिक सदस्यता रद्द होने वाली बात है, उसमें एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी ये है कि जैसे बाकी जितने मामले थे उनमें सजा मतलब स्टे नहीं हुई थी, सजा हुई और सस्पेंड नहीं हुई थी सजा। इसमें सजा सस्पेंड थी, तो क्या इसमें होता है? नंबर 1, ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का है, खतौली के विधायक विक्रम सैनी का, बिल्कुल सेम उदाहरण था, और उनकी सजा भी सस्पेंड नहीं हुई थी। बीजेपी के विधायक थे। बीजेपी के विधायक थे। 1 महीने तक उनकी सदस्यता नहीं गई विधानसभा में। कब जाती है सदस्यता? जब राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को उठाता है हाउस के अंदर और जाकर के वो करता है। फिर बंगला तो उनका बहुत दिनों महीनों बाद खाली हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह के अलग अलग उदाहरण हैं कि अचानक ऑटोमेटिकली चली गई, नहीं गई। तो अब ये तो जो कानूनी विशेषज्ञ होंगे वो इस पर स्थिति साफ करें। अब पीडीटी आचार्य के बारे में जो कहा इन्होंने, वो चूंकि खुद पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो वो भी हमसे तो कम से कम ज्यादा ही जानते होंगे इस प्रोसीजर के बारे में। दूसरा जो है, जो पटना कोर्ट चाहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है एक ही मामले में जब अधिकतम सजा हो चुकी है तो क्या दोबारा वो कोर्ट में स्टैंड करेगा? जज साहब को पता होगा, मुझे लगता है शायद मुझसे ज्यादा, कि जब संबंध देने से पहले, मुझे लगता है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं, एक ही अपराध पर 2 अदालतों से सजा हो, और मतलब आज तक ऐसा मामला तो आया नहीं। खैर, अब ये तो लीगल मामला है। स्ट्रेटजी की जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से रणनीति है। देखिए, बीजेपी को अमित शाह से लेकर के और बीजेपी के हर कार्यकर्ता को और उनके समर्थकों को बड़ी चिंता है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे, राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे, राहुल गांधी कोर्ट से जमानत क्यों नहीं ले रहे, हायर कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे। अमित शाह ने भी कहा ये 2-3 दिन पहले एक चैनल के प्रोग्राम में। और अमित शाह जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो भाजपा के शीर्षस्थ नेता हैं मोदी जी के बाद, प्लस देश के गृह मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास फीडबैक भी होगा कि इस मामले का क्या जनता पे असर पड़ रहा है। तो जब फीडबैक होगा तो शायद फीडबैक के कारण कुछ चिंता भी हो रही होगी कि यार ज्यादा मामला क्यों लंबा खींच रहे हैं, अब खत्म करो यार, राहुल गांधी आगे बढ़ो, जाके कोर्ट में स्टे लो, हम भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, काहे के लिए लंबा खींच रहे हो। तो इसलिए वो पूरा नैरेटिव वहां से लेकर नीचे तक चल रहा है। मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता और उनके समर्थक सब इस बात से परेशान है कि राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे। अरे भाई, ये परेशानी कांग्रेस क्यों होनी चाहिए? अगर राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है तो आप खुश होइए, ताली बजाइए। अगर राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो रही है तो आप खुश होइए। आपके सबसे बड़े विरोधी का मुंह बंद हो जाएगा अगर, तो आप खुश होइए। आप काहे चिंतित क्यों हैं? कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर भीतर कोई चिंता है कि यार ये मामला लंबा क्यों चल रहा है। तो लंबा, अच्छा कांग्रेस क्यों लंबा चला रही है? कांग्रेस का भी अपना फीडबैक होगा। कल ही परसों एक चैनल पे संजय कुमार जी थे जो सीएसडीएस के हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई इससे जो है उनको सहानुभूति मिलती दिख रही है, इसलिए कांग्रेस लंबा चला रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अपना फीडबैक होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। राहुल गांधी चाहे तो 1 मिनट में अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा सारी गैलेक्सी जाके कोर्ट में चली जाएगी। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं राहुल गांधी को फंसा रहे हैं,
अरे राहुल गांधी फंसा नहीं रहे हैं, राहुल गांधी खुद फंसना चाहते हैं, लंबा चले मामला ये, मुझे लगता है राहुल गांधी कोई बच्चे थोड़ी है कि राहुल गांधी अब खड़गे जी वकील क्यों नहीं आए, वकील कभी आएंगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो सर 1 मिनट में पूरा कर लूं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो अवधेश जी की भी चिंता, इनको जाना है कहीं, हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो ये जो चीज है बार बार जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसको लिंगरान इसलिए कर रही है। और देखिए ऐसा कहीं नहीं है, राहुल गांधी मान लो 30 दिन बाद जेल में चले जाए तो अपील नहीं कर सकते, उसके बाद अपील कर सकते हैं। 30 दिन खाली सजा स्थगित हुई है, अपील का तो कोई, अगर वो जेल चले जाए वहां से भी अपील हो सकती है, उसके बाद भी अपील हो सकती है। तो इसलिए अपील क्यों नहीं कर रहे हैं ये प्रश्न नहीं है, अपील कब करेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये रणनीति का एक हिस्सा मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है सहानुभूति लेने के लिए। अब इतना माइंड तो हमने कांग्रेस में इस समय देखा नहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द, जितने ही गंभीरता से बता रहा है इतनी ही कांग्रेस गंभीरता से सोच रही है। नहीं, दोनों में ऐसा है। अब ये बोलूंगा मैं एक लाइन, राम कृपाल जी एक लाइन बोलूंगा, मेरा अंतिम लाइन है। राहुल गांधी उनके रणनीतिकारों को ये नीति ध्यान से देश सुन ले, ये आत्मदहन, आत्मदलन और आत्महंता राजनीति है। इसमें केवल और केवल स्वयं को नष्ट करने की ही परिणति हो सकती है। इससे कोई राजनीतिक लाभ लंबा नहीं अगर हो वो सकता। आत्मदहन राजनीतिक लाभ होता क्या? नहीं, आप चिंतित है कि खुश है अवधेश जी? नहीं, हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का शीर्ष नेता किसी जनता के लिए लड़ने की बजाय एक कोर्ट के फैसले को अपनी स्ट्रेटेजी बना करके और नष्ट होना चाहता है। बीजेपी का स्टार कैंपेनर आप बोलते हैं। नहीं, ऐसा है कि ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे बीजेपी की चिंता ही, बीजेपी खेमे की चिंता, बीजेपी की चिंता है, ये मुझे जो है कहीं ना कहीं लगता है हमारे सामने हमारे देश के लोकतंत्र की चिंता है। बोलने दो भाई, लास्ट समय है। नहीं बिल्कुल राजनीति में नहीं, हम सबका समय आपका है। एक आपने जो सवाल किया था, क्या राहुल का राजनीति से संन्यास लेना बीजेपी के हक में है, मैं कहूंगा नहीं, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। उसका कारण एक है, देखिए इस देश में 70 साल में गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी जो प्रयोग हुए हैं, मैं गिना रहा हूं, जिसमें सारे प्रोग्रेसिव दल साथ थे। पहला मोरारजी देसाई 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 7 महीना, विश्वनाथ प्रताप 11 महीना, देवगौड़ा 11 महीना, चंद्रशेखर सर बीच में नहीं, हाँ सॉरी, वो चंद्रशेखर 6 महीना 7 महीना, देवगौड़ा 11 महीना, आई के गुजराल 11 महीना, कुल 6 लोग हुए। 6 प्रधानमंत्री मिल करके इस देश में 6.5 साल राज किए। ये गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी का वो है। अगर पहली बात तो राहुल माइनस होते हैं तो भी इस देश में 70 साल में 6.5 साल सब लोग चलाए हैं, अगर नेता कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं है लीडरशिप। दूसरी बात, राहुल गांधी का बाहर हो जाना ये अपोजिशन के लिए फायदेमंद होगा, बीजेपी के लिए नहीं। राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय रहें, आए तो अपोजिशन की कोई यूनिटी नहीं होगी। और राहुल गांधी कांग्रेस का लड़ना, कांग्रेस का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, जो भी कांग्रेस लड़ेगी वो रीजनल पार्टीज के वोट को लास्ट कमेंट पूर्णिमा जी आपका लास्ट छल प्रपंच पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि बीजेपी करे तो वो जस्टिफाइड है, दूसरे लोग करे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस लेके एस्टैब्लिश रहे और कोई इसको चैलेंज नहीं करे, वो जस्टिफाइज है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा डिसिप्लिन होता है? और राहुल गांधी छल कर रहे हैं, माफी ही तो नहीं मांग रहे हैं ना, इसमें कौन सा छल है? तो छल प्रपंच इंटीग्रल पार्ट है राजनीति का और वो चलता रहेगा, अब हर तरफ से होगा। लगातार और निराशा में घिरा हुआ व्यक्ति ही इस प्रकार की छल प्रपंच की राजनीति आप लगातार कैसे कह सकते हैं? लगातार कैसे कह सकते हैं? राहुल आपकी दृष्टि तो जाए। सुनिए राहुल गांधी को छोड़ के जा रहे हैं, राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के नेता आलोचना करें। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी की अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष थे तो उनकी अध्यक्षता में, तीन राज्य अध्यक्षता में
भाई। सीटों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में लोकसभा सिमट गई। तो हार इससे है, बड़ी ठीक है। पराजय क्या तो होगी? बीजेपी लगातार लोकसभा हारी है कई बार, नेहरू जो तो हारी है, बेकार हो गई क्या? बीजेपी ये तो हारी है बात तो यार। नेता गए हैं उसके। अटल बिहारी वाजपेयी ने 85 में त्याग पत्र दिया, अध्यक्ष नहीं हाँ, बने तो हैं। राहुल गांधी त्याग पत्र दिया, मैंने राहुल गांधी कार्यकारिणी के को- बाद कार्य समिति में त्याग पत्र दिया। नहीं, नहीं, दिया क्या मैं- त्याग मैं पत्र? आप दोनों को उन्नीस रोक हारने के बाद त्याग पत्र नहीं दिया क्या राहुल गांधी ने? विनोद जी अवधेश जी समय समाप्त हो रहा है। अवधेश जी को हमको ये याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने से रोके गए हैं, राजनीति करने से नहीं रोके गए। वो राजनीति तो 8 साल के अगले 80 साल भी कर सकते हैं जब तक वो जीवित रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, पूर्णिमा जी, अवधेश जी, विनोद जी, राज बिहारी भाई। आज आपकी बारी कम आ पाई लेकिन अवधेश जी ने पूरा माहौल जमा कर रखा। खबरों के खिलाड़ी में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन ये आपका एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट, अपने फीडबैक हमको अमर उजाला की वेबसाइट पे जाके जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।